जगह पे हमारे बच्चे कैसे कबाब पाव, वड़ा पाव, क्या यही बेचते रहेंगे? हमारे बच्चों को हक नहीं है कि आईएएस ऑफिसर बने, आईपीएस ऑफिसर बने, जजेस बने, डॉक्टर्स बने, ये बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाए, बड़े बड़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाए? वो क्या ये हमारे बच्चों को हक नहीं है? ये सारे आज हमारे मुंब्रा में कितना बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिलती है? नहीं मिलती है। ये सारी चीजों पे भी काम होना चाहिए था, ये भी काम नहीं हुआ है। मार्केट की बात करेंगे, अब मार्केट जो है यहाँ पर लगी हुई है, मित्तल में आपने दिया था, कितना आप सर्वाइव कर पाए? मित्तल में चला नहीं, वहां से तोड़ फोड़ दिए, फिर वहीं पे आ गए। ट्रैफिक सबसे बड़ा मामला, ट्रैफिक पे कभी काम नहीं हुआ। आप अगर एक बार ट्रैफिक में फंस गए थे तो आपने पूरी मार्केट तोड़वा दी, और उनके साथ जो लोग खड़े थे बहुत ही बेशरम लोग थे, उन लोगों ने तालियां बजाई उसके लिए। यानी तुम्हारे क्षेत्र के लोगों का मार्केट उजड़ रहा है और तुम वहां पर बैठ के तालियां बजा रहे हो और वाहवाही कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। जब मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा था इस चीज के लिए। ऐसे कई अन्य मुद्दे हैं मोइन भाई जिसके बारे में बात करो तो मुझे लगता है रात निकल जाएगी, लेकिन मुद्दे खत्म नहीं होंगे। अच्छा फरोज मान लो, मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुंब्रा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि विधानसभा की चुनाव बिल्कुल सर के ऊपर है। 2.5 महीने के बाद विधानसभा की चुनाव होंगे महाराष्ट्र के अंदर, और जिसको देखते हुए तमाम राजनीतिक दलों ने, चाहे वो एनसीपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, बीजेपी हो, सभी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीतियाँ बनानी शुरू कर दी है। तो यहाँ पर भी जितने भी राजनीतिक दल है उन्होंने भी अपनी अपनी सरगर्मियाँ तेज कर दी विधानसभा चुनाव को देखते हुए। और इसी को देखते हुए हमने भी अपने चैनल के अंदर एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका शीर्षक हमने दिया है, अब की बार कौन बनेगा आमदार कलवा मुंब्रा विधानसभा। उसकी पहली कड़ी में हमने राजू अंसारी से चर्चा की थी, और आज हमारे साथ जो खास बेहद खास मेहमान है वो है फरज शेख, जो मुस्लिम लीग पार्टी की से जुड़ी हुई है, काफ़ी एक्टिव रहती हैं मुंब्रा के अंदर। जितने भी मुद्दे हैं उनको हल करने के लिए आपने कई बार इन्हें सड़क पर उतरते हुए लोगों के मसले को हल करते हुए भी देखा है। तो हमें ऐसी सूचना मिली है कि ये भी कलवा मुंब्रा विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। तो आइए उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें उस बारे में इनका क्या कहना है। और फरत, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुंब्रा टाइम्स में। हमें ऐसी सूचना मिली है कि ये जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें आप भी मतलब पार्टिसिपेट कर रही हैं, आप भी उम्मीदवार हो सकती हैं इस चुनाव के अंदर। कितनी सच्चाई है इन बातों में? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मोइन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस बहुत ही अहम मसले मुद्दे पर जो है हम यहाँ पर बात करने के लिए बैठे हैं। और जहाँ तक रही बात आने वाले असेंबली चुनाव की, बिल्कुल हो सकता है, ये भी हो सकता है मुस्लिम लीग भी जो है वो लड़ेगी। ये मुस्लिम लीग लड़ेगी ये तो पक्का है, मुस्लिम लीग लड़ेगी। हाँ। लेकिन कैंडिडेट कौन होगा वो भी आपको जो है वो पता चल। ऐसा है कि अभी पूरे मुंब्रा नहीं खुल के बात कीजिए। अभी मैं आपको बताऊं, आपने मेरे ही एक इंटरव्यू में कहा था कि मतलब मैं चुनाव लड़ सकती हूँ। बिल्कुल मैं लड़ सकती हूँ चुनाव। हाँ। आने वाला जो है वो असेंबली चुनाव मैं भी लड़ सकती हूँ, और ऐसा ही बात चल रही है। ठीक है, इंशाल्लाह हमने हमारी तैयारी पूरी रखी है। और हमने जैसे कि अभी आपने कहा, आपने खुद देखा है ये आंखों से अपनी, कि हमने हर मसलों पर, चाहे वो हॉस्पिटल का हो, चाहे हॉस्पिटल के लिए भूख हड़ताल हो, टोरेंट पावर के लिए जो है वो जेल भरो आंदोलन हो, या शौचालय का मसला हो, या तो गुंडागर्दी की करते हुए जो लोगों ने बैनर इल्लीगल लगा थे, हमने हर काम जो है वो किए हैं। मैं अगर मुंब्रा में, वैसे तो बहुत सारे मुद्दे मुंब्रा कौसा के अंदर, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुंब्रा के वो ऐसे 3 बड़े मुद्दे कौन से हैं समझे जिससे लोग काफी परेशान है, तो क्या कहना चाहोगी आप? सबसे पहला मुद्दा जो मुझे लगता है कि आप राह चलते हुए किसी को भी पूछोगे तो बोलेंगे कि भाई हम टोरेंट से परेशान हैं। अच्छा, टोरेंट पावर, मतलब ये टोरेंट पावर कलवा मुंब्रा पे जो मुसल्लत कर दी गई है, ये सबसे बड़ा मैं कहूंगी कि इस आमदार का गुनाह है। अच्छा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि टोरेंट को आमदार साहब ने लेकर आया? ऐसे देखिए, आप ही के चैनल पे मैंने कहीं दफा जो है ये कहा है कि भाई जब प्रूफ भी दिया है, मैंने आपको प्रूफ भी दिया है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के पेपर दिया है ड्रॉर में रखे हुए। हाँ, तो मैं इस बार, चलो आपके आज हम विस्तार में बात करें तो हम इसके बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले जब हमने MERC में जो है एक केस फाइल किया था एक मैटर पर, तब हमने ये प्रूफ दिया था कि NCP पार्टी को, शरद पवार जी को जो है वो 2 करोड़ रुपए टोरेंट पावर ने दिए। वो पेपर्स हमारे पास मौजूद है। उसके अलावा उस वक्त
2019 के चुनाव की बात कर रही हूँ मैं। 2019 के चुनाव के दौरान जब ये जो एमएलए जितेंद्र अवार्ड थे, इन्होंने लोगों से ये वादा किया था, लोगों के पास जा जाके बोल रहे थे कि भाई हम टोरेंट पावर नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे, लेकिन दिन में जाकर लोगों से वादा करते और रात में इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के नाम पर चंदा एनसीपी पार्टी ने लिया। उसका भी सबूत मैंने दिया और आपको मैं डेट बता दूं, क्रॉस चेक कर सकते हैं हम उसको। 5 अक्टूबर को जो है हमारा नामांकन का टाइम था, 2019 अक्टूबर की बात कर रही हूँ मैं, उस वक्त तो 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर को 3 करोड़ रुपए जो है टोरेंट पावर से लिए गए हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के नाम पर। तो ये एक सबूत है जीता जागता, आप कैसे मना कर सकते हो? अच्छा चलो एक पल के लिए आप बोल रहे हो ना, आप साफ सुथरे हो, नहीं हमने नहीं लाया, जीत कर आए ना आप, तो 5 साल उन्होंने तो विधानसभा सत्र में ये कहा कि टोरेंट जो है, जब बीजेपी की सरकार थी इसके पहले, तो बीजेपी सरकार ने मतलब टोरेंट को लाया है। अरे तो तुम कहाँ थे रोकने के लिए? आप कहाँ थे? आप क्या बोले कि मैं पूरी जनता सैलाब लेकर जाऊंगा, हम सबको नहीं चाहिए यहाँ पर। आप जो लोगों से वादे कर रहे थे, हम कलेक्टर ऑफिस गए, विपक्ष में थे। अरे जहाँ पे भी थे, जहाँ पे भी थे, आपका काम क्या था? आपका काम क्या था सर? आपका काम ये था कि आप जाए, हमारी जो जनप्रतिनिधि हूं मैं, तो अगर मेरा जनता, मेरी जो वोटर्स है वो मेरे को क्या बोल रही है, मेरे को अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से चलना है, हमको वहां पर विरोध करना चाहिए था। लेकिन आपने एक वो वीडियो भी देखा होगा माननीय फडणवीस जी का। फडणवीस जी ने कहा कि भाई जितेंद्र अवार्ड साहब ने ही मांगा था, तो उसको आप डिनाई कर सकते हो, उसको आप डिनाई कर सकते हो। तो ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा बोलकर आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हो कि भाई हमने लाया ही नहीं, आपने ही लाया है, उसके सबूत मौजूद है। खुद डिप्टी सीएम साहब ने कहा है कि भाई इन्होंने ही मांगनी की थी इसकी, इसलिए हमने इसको दिया। तो ये चीज साबित होती है कि ये टोरेंट पावर वो सिर्फ और सिर्फ जितेंद्र अवार्ड एमएलए, यहाँ के जो सिटिंग एमएलए उनकी लाई हुई है। अच्छा, ये तो हो गया टोरेंट का मुद्दा। दूसरा और बड़ा मुद्दा कौन सा है? मुझे लगता है, देखो बड़े मुद्दे ना, मुझे तो लगता है कि ना ऐसे लिस्ट आउट नहीं कर सकते। हर कोई पहली लिस्ट में ड्रग्स का मसला हो, पानी का मसला हो, पानी का खैर ये तो छोटे छोटे मसले हैं। अभी जो बारिश का मौसम है, कब्रिस्तान का मामला है, नहीं हम ड्रग्स वो सब बाद में आते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो कब्रिस्तान की जो दुर्दशा है, एमए मिली कब्रिस्तान की, आपको नहीं लगता कि वो भी एक बड़ा इशू इस वक्त बना हुआ है मीडिया के अंदर? देखिए मीडिया के अंदर बना हुआ है ये, हर साल बारिश में जब आपको मालूम है कि ये मसला आता है, तो आपने उसके प्रिकॉशंस क्यों नहीं लिए? आपने आने से पहले उसकी तैयारी क्यों नहीं की? ठीक है, आप बाद में जाते हो, ये बोलते हो कि अरे वो तो हर कब्रिस्तान में पानी आता है, हर कब्रिस्तान में पानी आता है, लेकिन वो बारिश का आता है। हमारे यहाँ पर बहता हुआ पानी, बरसता हुआ पानी को हम लोग नापाक नहीं मानते, लेकिन गटर का पानी अगर नीचे से मिलेगा, क्योंकि गटर ये कब्र जब खोदी जाती है तब उसमें से गंदगी आती है, उसमें से स्मेल आती है, तो क्या आप कैसे डिनाई कर सकते हो कि वो बारिश, आप कैसे बोल सकते हो कि वो बारिश का पानी है? वो बारिश का पानी बिल्कुल नहीं है। इसीलिए हमने थाने म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात की इस मामले में, और उनको क्या कहा कि गटर में से कब्र में से निकलने वाला पानी और गटर में से आया हुआ पानी, इन दोनों की फॉरेंसिक जांच करवाओ, तो समझ में आएगा कि ये पानी गटर का आ रहा है कि बारिश का जमा हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है चीजें हम लोग इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने इसके ऊपर जो लेटर दे चुके हैं और इंशाल्लाह जल्दी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाएगी। अच्छा फरद, इन दिनों एक और मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, वो भी काफी बड़ा मुद्दा है, वो है एमएमएलए के अंदर जो टीएमसी का अस्पताल है, जो कई दिनों से बनके तैयार तो है लेकिन अभी तक वो चालू नहीं हुआ है। अभी हाल ही में नजीमुल्लाह साहब ने भी उसका दौरा किया था, अवार्ड साहब भी मतलब बोलते हैं कि चालू हो जाएगा, जल्दी चालू हो जाएगा, लेकिन अभी तक का वो चालू नहीं हुआ। आपने भी उस अस्पताल को लेके भूख हड़ताल की थी, काफी दिनों तक आप भूख हड़ताल पे बैठी थी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला था। अभी भी वो अस्पताल जस के तस है। उस अस्पताल के अंदर एक महिला की भी मौत हो गई थी, जिसको लेके भी काफी हंगामा हुआ था। तो आपको नहीं लगता कि अस्पताल जो है वो भी एक बड़ा इशू बन चुका है इस वक्त मुमरा का? बिल्कुल। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज करेक्ट करना चाहती हूँ, जो 9 दिन की भूख हड़ताल हमने की थी, आप ये नहीं कह सकते कि उसका कोई नतीजा नहीं निकला, उससे प्राइवेटाइजेशन रुका,
उसी से प्राइवेटाइजेशन रुका, क्योंकि प्राइवेटाइज करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। ये वाले बोलते भाई हमारे वाले को टेंडर दो, वो बोलते हमारे वाले को टेंडर दो। तो ये इनकी लड़ाई में हमने प्राइवेटाइजेशन को रोका। ये सबसे बड़ी जीत थी मुंब्रा वालों के लिए और हम मुस्लिम लीग वालों के लिए कि भाई हमने हमारी भूख हड़ताल से प्राइवेटाइजेशन को रोका। अब जो है अब ये हो गया है कि भाई मतलब तैयार होकर रखा हुआ है, लेकिन चालू क्यों नहीं कर रहे हैं और इसके पीछे क्या राजनीति चल रही है, ये इनकी एक अलग ही बात होगी। लेकिन ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आप जगह जगह पे छोटे मोटे कैंप लगाने से आप ये नहीं बोल सकते कि हम हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना मतलब आप प्रॉपर हॉस्पिटल दो, प्रॉपर गवर्नमेंट हॉस्पिटल दो। हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यहाँ से आप 13 किलोमीटर दूर चले तो शिवाजी हॉस्पिटल है। आप यहाँ से आगे चले जाओ डोंबिवली साइड में, तो यहाँ से अगर हम लोग शिलफाटा साइड जाए तो यहाँ पर हमको सीधा डोंबिवली उस तरफ या नवी मुंबई उस तरफ जाना पड़ता है हम लोगों को। तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो है वो सही में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और इसको हम लोगों ने हाई कोर्ट में लेकर गया है, इसीलिए क्योंकि मुझे पता है ये नेताओं के चक्कर में हमारी जनता बेचारी जो है वो वंचित है ये सारी चीजों से। मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने इसीलिए इस चीज को जो है हाई कोर्ट में लेकर गए, क्योंकि अब हमको पता है हमको इंसाफ मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट से मिलेगा। और ये पता नहीं क्यों एक चीज मेरे जहन में आई। आपने कहा कि भाई ये हॉस्पिटल कब से चालू होके पड़ा है, आपने कहा कि ये कब्रिस्तान जो है वो आके पड़ा है, लेकिन फिर भी उसमें फॉल्ट आ रहा है, पानी भर रहा है, ये वो। फिर इससे पहले आपने हम लोगों ने टोरेंट की बात करी। तो इससे ना एक चीज मेरे समझ में आई कि ये जो कार्यकाल जो ये 15 साल के कार्यकाल रहे हैं इस एमएलए के, मैं आपको बता दूं कि पता नहीं क्यों जब भी मैं ये चीजें देखती हूँ मेरे मुंह से यही निकलता कि ये ढीला एमएलए, ये ढीला एमएलए। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। आपने अभी खुद अपने मुंह से कहा, आप अब सुनिए, आपने अभी अपने मुंह से कहा कि भाई ये हॉस्पिटल जो है वो कब से जो है वो चालू होके पड़ा हुआ है, लेकिन बन के पड़ा हुआ है, लेकिन चालू नहीं हो रहा। इसका ऑर्डर कभी निकला था, ये कब बनने के लिए निकला था? 2009 में। आज 2009 के बाद से ये एमएलए है, उसके बाद से आज कितने साल हो गए उनको, और आज तक एक हॉस्पिटल नहीं चालू करवा पाए। दूसरी बात, कोई चीज अगर चालू भी है तो उनको मेंटेन करने नहीं आया। एक एग्जांपल आपने अभी खुद दिया कब्रिस्तान की, दूसरी एग्जांपल मैं देती हूँ स्टेडियम की। स्टेडियम रोड होके जो चालू हुआ 2016 में, लेकिन आज भी मुंब्रा शहर वाले उसका फायदा नहीं उठा पा रहे। आज भी प्रवासी सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, फिर उसके बाद ना स्विमिंग पूल का वो लोग एंटरटेन कर पाते, ना कोई और चीज का, वो बैडमिंटन कोच का, वहां पर किसी भी चीज का वो लोग मुंब्रा वाले फायदा उठा ही नहीं पा रहे। तो मैं ये सारी चीजें मतलब ये इनके काम है, सिर्फ बोलना है और चीजों को बोले हम ये लाएंगे हम वो लाएंगे। इनके सारे मामले, इनके सारे वादे हैंगिंग मार्केट की तरह पता नहीं कहीं पे हैंग कर रहे हैं, और ये आज तक लोगों तक नहीं मिले। वो पता नहीं कौन से आसमान पे हैंग कर रहे हैं। अच्छा, एक फर्क ये तो हो गया बड़े बड़े मुद्दे, जैसे टोरेंट हो गया, कब्रिस्तान हो गया और अस्पताल हो गया। इसके अलावा आपकी नजर में दूसरे कौन से मुद्दे जो शहर के जिन्हें हल हो जाना चाहिए था पिछले 15 सालों में, वो अभी तक का हल नहीं हुए? सबसे पहले मैं बोलूंगी पानी का मसला। आज भी इनके लोग, पहले भी ये लोग ये मोर्चा लेके जाते थे, प्रोटेस्ट करते थे, आज भी इनके लोग जो है प्रोटेस्ट करते हैं पानी के लिए। अब एक बात बताइए, एक आमदार होने के नाते जितने एमएलटी पानी आज से 10 साल पहले 12 साल पहले मिल रहा था, आज भी उतना ही मिल रहा है। क्यों? 10 साल में पॉपुलेशन नहीं बढ़ी? पॉपुलेशन में बढ़ी है। आपको 10 साल में लोग बढ़े हैं और अपना बिल्डिंगें बनी है, कितनी सारी चीजें हुई है। तो एमएलटी बढ़नी चाहिए। ये काम जो है वो ज्यादा, क्योंकि अब ये बोलते हैं कि भाई 9 टांकियां लगाऊंगा। 9 टांकी को खाली रखोगे? आपने मांग की असेंबली में जाके, अरे मेरे को 9 टांकी लगानी है या 9 टांकी लगने वाली है, तो इसमें पानी क्या भरूंगा? पानी भरने के लिए आप एमएलटी मांग करो ना। आप असेंबली में बोलो कि हमको इस जगह से, यहाँ पर कुछ डैम्स है जिनसे हमको प्रोवाइड होता है, एमआईडीसी से हमको पानी मिलता है इस कौसा के क्षेत्र के लोगों को। तो यहाँ पर आप मांग करो ना कि हमको इतने एमएलटी बढ़ा कर दो। ये काम किसका था? ये पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक जितने एमएलटी पहले मिलता था आज भी उतना ही मिलता है। मैं दूसरी बात आपको बता दूं, जो काम पहले हो जाना चाहिए था वो ये था एजुकेशन का। सरकारी स्कूलें आज भी जो कि तुम वैसे ही है, बिल्कुल भी उसमें कोई मरम्मत का काम जो है वो वैसी के वैसी रहता है। ना स्कूलों की तादाद बढ़ रही है, ना कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस आ रहे हैं। और एक एजुकेशन किसी भी शहर का, किसी भी जगह का जो है वो मजबूत पिलर होता है। अगर लोग एजुकेटेड रहेंगे, एक केरला उसकी जीती जाती एग्जाम्पल आपके सामने, अगर लोग पढ़े लिखे होते हैं, वो अपने हुकूक को जानते हैं, तो वो समझते हैं कि हमें कैसे रहना है, हमें कैसे जिंदगी गुजारनी है, हमको किसी के अंदर दब के नहीं, हमको गुलाम बन के नहीं रहना है, हमको हमारा हक दिखाना है, हम जिंदा है वो बताना है।
लेकिन हमारे यहाँ पर लोगों, हमारे यहाँ पर देखिए ना, हर फुटपाथ पे, हर जगह पे हमारे बच्चे कैसे कबाब पाव, वड़ा पाव क्या यही बेचते रहेंगे? हमारे बच्चों को हक नहीं है कि आईएएस ऑफिसर बने, आईपीएस ऑफिसर बने, जजेस बने, हाँ डॉक्टर्स बने, ये बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाए, बड़े बड़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाए? वो क्या ये हमारे बच्चों को हक नहीं है? ये सारे आज हमारे मुमरा में कितना बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिलती है? नहीं मिलती है। ये सारी चीजों पे भी काम होना चाहिए था, ये भी काम नहीं हुआ है। मार्केट की बात करेंगे, अब मार्केट जो है यहाँ पर लगी हुई है, मित्तल में आपने दिया था, कितना आप सर्वाइव कर पाए? मित्तल में चला नहीं, वहां से तोड़ फोड़ दिए, फिर वहीं पे आ गए। ट्रैफिक सबसे बड़ा मामला, ट्रैफिक पे कभी काम नहीं हुआ। आप अगर एक बार ट्रैफिक में फंस गए थे तो आपने पूरी मार्केट तोड़वा दी, और उनके साथ जो लोग खड़े थे बहुत ही बेशरम लोग थे, उन लोगों ने तालियां बजाई उसके लिए। यानी तुम्हारे क्षेत्र के लोगों का मार्केट उजड़ रहा है और तुम वहां पर बैठ के तालियां बजा रहे हो और वाहवाही कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। जब मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा था इस चीज के लिए। ऐसे कई अन्य मुद्दे हैं मोइन भाई जिसके बारे में बात करूं तो मुझे लगता है रात निकल जाएगी, लेकिन मुद्दे खत्म नहीं होंगे। अच्छा फरोज, मान लो अगर आपकी पार्टी आपको टिकट देती है चुनाव लड़ने का और आप चुनाव लड़ती भी है और जीत भी जाती है, तो क्या आप जो मुद्दे मतलब अभी जिसके ऊपर आपने चर्चा की गिनवाए हैं हमारे सामने, तो उन मुद्दों को लेकर आप विधानसभा में उसके लिए आवाज उठाओगी? मेरे मैनिफेस्टो का सबसे पहला पॉइंट है जो हमने अभी ऑलरेडी रेडी करके रखा है। 100 दिन के अंदर, सिर्फ 100 दिन के अंदर हम लोगों ने टोरेंट पावर को भगाने का प्लान बनाया। अच्छा। टोरेंट पावर हम लोग 100 दिनों के अंदर भगा के रहेंगे। कुछ टारगेट है जो मेरी नजर में बहुत बड़े मुद्दे हैं, जिसमें से दूसरा ये मुद्दा है कि ड्रग्स। 100 दिनों के अंदर इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि नशा भी जाएगा और यहाँ पर एक जो है वो सुधार गृह भी चालू करेंगे हम लोग। और एक लड़की होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि अगर कोई इमरजेंसी में मुझे रात के 2 बजे घर निकालना पड़े ना, मुझे डर नहीं लगना चाहिए। हमारे यहाँ की लड़कियां, हमारे माँ बहनें, हमारी यहाँ मुमरा शहर की, कलवा शहर की औरतें निकलना चाहिए तो बेखौफ होकर निकलना चाहिए और उनको लगना चाहिए कि ये जो शहर है वो मेरे लिए सेफ है। अगर कोई इमरजेंसी है तो मैं नीचे उतर सकती हूँ रात के 2 बजे 3 बजे। तो स्कूलों का मामला है, इसके लिए भी जो है हम लोग बहुत काम करने का सोचे। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन्स के लिए जो अभी तक मैंने देखा है, काफी लड़की हमारे ऑफिस पर आती है, बोलती है कि भाई मैंने 12th की है, 15वीं की है, लेकिन है ना मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, मैं बाहर काम पे नहीं जा सकती हूँ। ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, उसके लिए हमने कुछ सोच के रखा है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा जिससे मुझे लगता है कि मुमरा शहर का जो नाम लोगों ने बदनाम किया है वो पलट सकते हैं हम लोग, उसकी इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं, तो वो है क्योंकि हमारा शहर अल्लाह ताला ने जो है ना उसको ब्लेस किया है। एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ खाड़ी है, मतलब उसका इतना बेहतर यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो मुमरा जो है वो एक टूरिस्ट प्लेस बन सकता है मोइन भाई। इसका भी हमने जो है वो कुछ हमने सर्वे भी किया है, पहाड़ों पर जाके इधर उधर जाके हमने कुछ प्लान्स भी बना के रखे। इंशाल्लाह अगर आने वाले दिनों में मुमरा शहर के लोग, अगर मुमरा शहर के लोग अगर हमें जिताते हैं, मुस्लिम लीग को जिताते हैं, तो इन चीजों पे जरूर काम होगा इंशाल्लाह। और अगर पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया और विधानसभा चुनाव के अंदर एक तरफ जितेंद्र आवाज साहब है और दूसरी तरफ नजीमुल्लाह साहब है, तो आपका समर्थन किस तरफ होगा? दोनों की तरफ नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहली बात जो मुमरा शहर के लोग जानते हैं, समझते हैं, नजीमुल्लाह जो है वो एक किसी का कहते ना, मतलब सबसे पहले तो वो दूसरे शहर का, दोनों भी सिर्फ वो नहीं, मैं दोनों की बात करूंगी, दोनों जो है दूसरे शहर से आते हैं। इस बार अगर वोट मिलेगा, इस बार मुमरा की जनता अगर वोट करेगी तो सिर्फ और सिर्फ स्थानिक कैंडिडेट को करेगी, जो स्थानिक हो, जो इस शहर में रहे। क्यों? उसके पीछे की वजह ये दोनों ठहरे आप एक मिनट आपने स्थानीय कैंडिडेट की बात की तो नजीम जो राजेंद्र दादा की ने वो भी कतार के अंदर है कि वो भी, उनका भी वीडियो मैंने देखा, वो कह रहे कि अगर पार्टी उनको टिकट देगी तो वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो उनका समर्थन करेंगे आप? नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं वो स्थानिक है, मैं ना नहीं बोल रही उसके लिए, लेकिन वो जो है कहीं ना कहीं किससे जुड़े हैं ये पब्लिक बहुत अच्छे से समझती है। पब्लिक समझती है कि नजीमुल्लाह कहाँ से जुड़ा है, पब्लिक बहुत अच्छे से समझती है कि राजन की ने कहाँ से जोड़ा है। पब्लिक ने इस चीज का सबूत पिछले लोकसभा चुनाव जो 2024 का हुआ था उसमें इसका जो है सबूत दे दिया। इसीलिए इस बार, और मैं आपको मोइन भाई एक बात और, आप मुझे रोकी नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस बार मैं आपको समझाने चाह रही हूँ, या मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है मैं लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि इस बार महायुति का कैंडिडेट हो सकता है
हाँ, और शरद पवार मतलब यहाँ से बेसिकली महाविकास आघाड़ी का भी कैंडिडेट हो सकता है, मन से खड़ा कर सकती है, क्योंकि मन से राज ठाकरे जी ने भी कहा कि वो खड़ा करेगी। तो मुझे समझ में आता है कि कलवा में सब एक दूसरे के वोट काटने के पीछे, या वो इन तीनों के बीच में जो है वोट जो है वो डिवाइड हो सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई मुस्लिम कैंडिडेट भी रहा यहाँ पर और कलवा से उसको 2-5 हजार भी वोट मिलते, मैं आपको बता दूं मुमरा बहुत ही अहम भूमिका अदा करने वाला है इस असेंबली चुनाव में। क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि भाई हमको ज्यादातर वोट जो है वो कलवा से मिलते हैं, हम कलवा से जीतते हुए आते हैं, तो ऐसा नहीं है मोइन भाई। इस बार का इलेक्शन आप देखिएगा, लोकसभा का जो आपने देखा है 50% वोटिंग, यानी 1,10,000 लोगों ने यहाँ पर ना वोट किया था। यानी ये इतने इनफ है यहाँ का आमदार चुनने के लिए। तो इसीलिए अगर इस बार अगर वहां से वोट नहीं, अगर वो एक मुस्लिम क़यादत वाला एक स्थानिक कैंडिडेट अगर वो मुमरा में रहता है, तो सिर्फ अगर मुमरा वाले उसको वोट करते हैं, मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ वो मुस्लिम क़यादत वाले को, वो रहनुमा को मुस्लिम मुमरा की जनता वोट करेगी। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि कहने का आपका मतलब ये था कि नजीमुल्ला अगर खड़े होते हैं तो उनको भी मुमरा की पब्लिक वोट नहीं कर सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी ताल्लुक जाके उनका जो लिंक जुड़ता है बीजेपी से। और वही हाल यहाँ पे जो स्थानिक उम्मीदवार जो है राजेंद्र दादा कीने, वो भी कहीं ना कहीं उनकी भी जो पार्टी है वो बीजेपी को सपोर्ट करती है, उनका अलायंस है उसके साथ में। तो दूसरा स्थानिक ऐसा बड़ा चेहरा कौन है जो विधायक जितेंद्र आवाड साहब को टक्कर दे सके? देखिए स्थानिक, हाँ, ऐसा आपकी नजर में कौन है वो? ये मुस्लिम लीग जो है वो एक चेहरा देगी आने वाले दिनों में। मुस्लिम लीग एक चेहरा मुमरा वासियों को, मुमरा कलवा वासियों को देने वाली है इंशाल्लाह। और वो स्थानिक भी होगा और वो मुस्लिम क़यादत वाला भी होगा इंशाल्लाह, और वो इंशाल्लाह रहनुमा भी होगा हम मुसलमानों का। क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो है प्लानिंग चल रही है, कुछ पार्टियों से भी हमारी बात हो चुकी है, कुछ के साथ हमारा कोलैबोरेशन भी हो चुका है। कैंडिडेट का नाम तो बता दो। कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह वो जो है वो आगे सामने आ ही जाएगा कि वो कैंडिडेट कौन हो सकता है। और आपको एक बात बता दूं, मुस्लिम लीग पार्टी ने ऑलरेडी कुछ पार्टियों से बात कर चुकी है और हम भी अपना एक अलायंस बना रहे हैं। और इंशाल्लाह बाकी और जो है वो एनजीओ है या कोई ऐसी संस्था है, हम उन लोगों से भी बातचीत हमारी चालू है। और ऊपर लेवल पे हमने हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमने उनसे भी कहा है कि आप जो है वो इस चीज को ऊपर से सपोर्ट करें जिस तरीके से वो कर सकते। तो हर तरीके से हमारी भी तैयारी चालू है। लेकिन मोइन भाई एक सही वक्त है, बस कुछ देर का इंतजार है। इंशाल्लाह मुस्लिम लीग भी जो है वो एक बड़ा चेहरा वो है मुमरा के सामने देगी, और वो इंशाल्लाह मुमरा जो है वो उसको पसंद करेगी और उसको जिताएगी भी, और मुस्लिम क़यादत को ऊपर लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये थी मुस्लिम लीग पार्टी की फरह शेख, जिनसे हमने आने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की, इनसे मुद्दों की बात की। तो कई मुद्दे हैं जिसपे उन्होंने खुल के चर्चा की, जैसे कि टोरेंट का मुद्दा हो गया, कब्रिस्तान का मुद्दा हो गया, अस्पताल को लेके भी इनसे हमारी बात हुई। और आने वाले दिनों में मतलब कौन आवाड साहब के सामने मतलब खड़ा हो सकता है और मुमरा की जनता किसे वोट करेगी, इसके ऊपर भी उनकी राय जानने की कोशिश की। और इन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। आप इनके जवाबों से कितना सहमत है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कैमरामैन अबू बकर के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।